नमस्कार, मैं हूँ नमिता। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल कहीं अनकहीं में। इसमें मैं आपको सुनाती हूँ आपकी और आपके अपनों की कहीं अनकहीं बातें। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको अपनी लिखी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लॉकेट। पत्रकारों की टोली चाय नाश्ता करके जा चुकी थी। इतनी देर से उनके सवालों के जवाब देते देते मैं भी थक चुकी थी। नौकरों को ज़रूरी हिदायत देकर मैं कमरे में आ गई। आंख बंद करके लेटी तो, पर नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। वो उस छोटी सी लड़की ने ढिठाई से जो आखिरी सवाल पूछा था, उसी ने उस भोले भाले निश्चल चेहरे का पुनः स्मरण करा दिया था। मैम, हमने सुना है आपके गले में जो लॉकेट पड़ा है, आप उसके लिए काफ़ी पजेसिव हैं। एक बार तो आपने एयरपोर्ट पर भी दिस लॉकेट इज सच ए स्मॉल थिंग फॉर अ बिग सेलिब्रिटी लाइक यू, यू नो व्हाट आई मीन। सो थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज़ कि इस लॉकेट में ऐसा क्या बंद है। उस दुस्साहसी लड़की ने जैसे बाकी सब साथियों से साठ गांठ करके ही ये गुगली मेरी ओर उछाली थी। तभी सबकी आंखें अपने पेन और पैड का दामन छोड़ उत्सुकता से मेरे चेहरे पर गड़ गई थीं। परंतु मेरे उस अविश्वसनीय सत्य को जान कि उस लॉकेट में ऐसा क्या सहेजा हुआ है, वहां उपस्थित वह जन समूह क्या सहज ही मुझ पर विश्वास कर पाता, बल्कि कदाचित मुझे ही एक मतिभ्रष्ट या पागल का दर्जा मिल जाता। समाचार पत्र और टीवी चैनल इस अनोखे अपशनीय तथ्य की ब्रेकिंग न्यूज़ बना बना दर्शकों को परोसने में फिर विलंब नहीं करते। उस समय तो मैंने किसी तरह उस जटिल प्रश्न का उत्तर अश्वत्थामा मरोहतो वाले अंदाज में दे दिया था कि ये मेरे लिए किसी बहुत खास का आशीर्वाद है। और फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति का संकेत देते हुए हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई थी। निद्रा किसी रूठी सहेली की तरह आंखों के आसपास भी नहीं फटक रही थी। आखिरकार मैं उठकर बैठ गई। न जाने कब हाथों ने गले की चेन उतार ली, संभाल के लॉकेट खोला। पेंडेंट के अंदर एक चमचमाती गोल चवन्नी शोभायमान थी। इस चवन्नी के अतीत ने मुझे बचपन के गलियारों तक पहुंचा दिया था। बाल्यकाल के सुहाने दिन दिद्दा को अपनी अगुवाई में लिए हुए मेरी आंखों के सामने चलचित्र की भांति एक बार पुनः जीवंत होने लगे थे। दिद्दा, क्या रिश्ता बताऊं उनसे अपना। हमारी गौरव बुआ ने ही एक बार हम सबको बताया था। दिद्दा बाल विधवा थी। 8 वर्ष की अल्हड़ आयु में ही उनका विवाह हो गया था। गौना होने के पूर्व ही काल ने उनके 10 वर्षीय दूल्हे को अपना ग्रास बना लिया था। उसका तो चेहरा तक नहीं देख पाई थी। ससुराल कभी जाना ही नहीं हुआ, यहीं अपने मायके में ही रहती थी। और अब तो उनके आगे पीछे भी कोई नहीं बचा था। खुले दिल से सबको स्नेह बांटा करती थी। गांव वाले भी उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। एक अकेली जान के लिए थोड़ा बहुत रुपया और खाने पीने का सामान जुटाने में भला गांव वालों को परिश्रम ही कितना करना पड़ता। और वैसे भी दिद्दा तो स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। हर किसी पर उनके आशीर्वचनों की सदाबहार झड़ी बरसती रहती थी। और मेरा तो जैसे उनसे पूर्व जन्म का नाता था। माँ बताती हैं, जब मेरा जन्म हुआ तो दिद्दा मुझे अपने अंक में लिए हुए कहा करती थी, ये तो मेरी राधा रानी आ गई है मेरे पास। अब इसे संयोग कहें या एक माँ का अपनी संतान के प्रति अगाध प्रेम, कि उनको इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जब भी मैं दिद्दा से मिलती थी, हर बार मेरे लिए कुछ न कुछ बहुत शुभ ही होता था। मेरे नेत्र पटल पर इस समय जिस वीडियो की पुनरावृत्ति हो रही थी, उसमें हम पांचों यानी राजन भैया, संतोष भैया, सोनाली जीजी, मुन्नू भैया और मैं, बाबूजी और ताऊजी की नज़रों से बचते बचाते, धूल का गुबार उड़ाते, परस्पर रेस लगाते भागे जा रहे हैं। सब तेजी से दौड़ते हुए बीच बीच में अपने पीछे भी पलटकर देखते जा रहे हैं कि दूसरे उनसे कितना पीछे रह गए हैं। उनकी देखा देखी
मैं भी पलट पलट कर देखती हूँ। हालांकि मेरे पीछे कोई था ही नहीं। मैं तो सबसे छोटी थी और सबसे धीरे ही भाग पा रही थी। इतनी छोटी थी कि भागते भागते पीछे पलटने से मैं 2 बार गिर भी जाती हूँ। पर क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए खुद ही उठकर कपड़ों से धूल झाड़ फिर से भागने लगती हूँ। दौड़ समाप्त होती है एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़े हुए दिद्दा के खटोले पर। हंसती हंसती दिद्दा सबको बाहों में भर लेती हैं। फिर अपने मुड़े तोड़े आंचल के कोने में बंधी गांठ खोलकर सबको एक एक दुअन्नी पकड़ाती हैं। बाकी चारों अपना अपना पैसा लेकर उछल कूद मचाते हुए बातें कर रहे हैं और मैं तो अभी भी दिद्दा की गोद में ही चिपकी पड़ी हूँ। दिद्दा मेरी ओर देख लाड़ से मुस्कुराती है तो मैं शर्माकर अपना बायां हाथ उलटकर माथे से आंखों पर आगे आए हुए बालों को पीछे करती हूँ। इस प्रक्रिया में मेरी छोटी सी जीवा बाहर निकल आती है। दिद्दा आंखों से नेह बरसाते हुए मेरी चिबुक धीरे से पकड़ के हिला देती हैं। फिर मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी धोती की गांठ से एक चवन्नी निकाल चुपके से मेरी हथेली में ठूंस देती हैं। फिर हम दोनों स्वयं को जेम्स बॉन्ड समझते हुए अपने इस रहस्य को बाकी सबसे छुपाकर एक दूसरे को देख आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हैं। उस चवन्नी से मिट्टी के खिलौने, चूड़ियाँ, कंपट और न जाने क्या क्या खरीदने की मनभावन योजनाएं मेरी आंखों में ढेर सारे स्वप्न सजा जाती हैं। फिर इसके बाद जब आंख खुलती है तो मैं स्वयं को अपने घर में अपने बिस्तर पर पाती हूँ। दिद्दा का वह लाड़ से छलछलाता स्नेह हम सबके लिए जैसे अमृत कलश था। उस अमीर का पान हमने जीवन भर के लिए छक्कर कर लिया था। धीरे धीरे हम सब बड़े होते गए। सबकी नौकरी, विवाह, गृहस्थी अलग अलग जगहों पर होती गई और अपनी अपनी व्यस्तताओं के बीच अब कभी कभार ही हम सबका एक साथ गांव में मिलना हो पाता था। मैं भी अपनी घर गृहस्थी में अधिक व्यस्त होती गई। मेरे लेखन के शौक ने काफ़ी प्रसिद्धि दिला दी थी। बड़ी बड़ी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में मेरे लेख, कहानियाँ आदि छपती रहती थीं। कई नॉवेल भी छप चुके थे। पतिदेव का व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के मार्ग पर था। भाग्य ने कुछ ऐसा साथ दिया कि जिस रफ्तार से लोग बाजार जाते हैं उस रफ्तार से मेरे विदेश के चक्कर लगा करते थे। जिस रफ्तार से लोग घरों के पर्दे बदलते हैं उस रफ्तार से मेरी गाड़ियाँ बदल जाती थीं। आए दिन मेरे सेमिनार और अभिनंदन समारोह हुआ करते थे। कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का ही वरद हस्त हमारे घर पर था। व्यस्तता का कुछ ऐसा आलम रहा कि काफ़ी समय तक मैं घर नहीं जा पाई। एक दिन माँ के साथ 2 दिन शांति से रहने की चाह में मैं मायके चली आई। खाना खाते खाते माँ दिद्दा का हाल बताती रही। पता चला बहुत बीमार रहती हैं अब। उम्र भी काफ़ी हो गई है। मैंने मजाक में कहा, माँ अब तो उन्होंने अपना रेट बढ़ा ही दिया होगा, कम से कम 100 रुपये तो देती ही होंगी आज के ज़माने में। अरे अब कहाँ पैसे वैसे देती हैं वो, ठीक से पहचान ले तो भी बड़ी बात है, माँ ने बताया। बहुत दुख हुआ उनके लिए। खाना खाने के बाद मैं माँ के साथ उनसे मिलने जा पहुंची। कमरे में जाकर देखा दिद्दा पलंग पर दूसरी ओर करवट लिए लेटी थी। काफ़ी कमज़ोर सी लग रही थी। गले में कुछ अटकने लगा। मैं पलंग के पीछे से घूमकर उनके सामने की तरफ गई। दिद्दा, दिद्दा, मैं तुम्हारी राधा रानी। स्वर इतने में ही भर्रा गया। दिद्दा मिचमिचाती आंखें खोल कुछ देर मुझे देखती रही। थोड़े अंतराल के पश्चात पहचान के चिन्ह चेहरे पर खिली मुस्कान के रूप में उभर आए। सयत्न मेरा सहारा लेकर उठ बैठ गई। मुझे गले लगा लिया, माथे पर प्यार किया। उस क्षण मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी मंदिर की पावन ईश प्रतिमा पर मैंने अपना सर नवा दिया है। न जाने कहाँ की गंगा जमुना हमारी आंखों से बह निकली। कुछ समय पश्चात धीरे से मुझे परे कर दिद्दा उठी। आश्चर्य से मैंने और माँ ने देखा उनकी कृश काया डगमगाते हुए सामने की पुरानी सी लकड़ी की अलमारी की ओर बढ़ी।
मैं और माँ दोनों उनके पीछे पीछे सहारा देते हुए सतर्क थे कि कहीं गिर ना पड़े। अलमारी खोली गई, उसमें से ढूंढ ढांड कर कपड़े का एक छोटा सा आयताकार बटुआ निकाला गया, जैसा सुनारों के यहाँ मिलता है। बटुआ संभाल कर पकड़े हुए दिद्दा वापस अपने पलंग पर आई। कपकपाते हाथों से बटुआ खोल उसमें से एक चवन्नी निकाली और मेरे हाथों में ठूस कर मेरे हाथों को बंद कर दिया। फिर अपने दंतविहीन पोपले मुंह से बच्चों की सी निश्चल हंसी हंसकर बोली, जा इससे अपने लिए कुछ खरीद ले। अचरज से मैंने माँ को देखा, वो भी अवाक सी देख रही थी। विदा होने से पूर्व दिद्दा ने अपने झुर्रीदार हाथों से मेरा चेहरा थाम ढेरों प्यार किया और अस्फुट स्वरों में न जाने कितने आशीष दे डाले। अगले दिन प्रातः ही मेरी वापसी थी। आने के अगले हफ्ते ही पता चला था कि दिद्दा अनंत में विलीन हो गई थी। घर आकर मैंने सुनार से उस चवन्नी को एक लॉकेट में बंधवा लिया और तभी से मैं इस लॉकेट को खुद से कभी अलग नहीं होने देती हूँ। ये चवन्नी मेरे लिए अनमोल है और मुझे लगता है मेरा सारा वैभव इस चवन्नी के आगे नगण्य है। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल कहीं अनकहीं को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें जल्दी से। धन्यवाद।